चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था आपको? कल हमने उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में कुछ डिफिनेशन बताई थी या परिभाषा बताई थी। दोस्तों, हमने कल जाना था कि जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के दौरान कुछ वेस्टेज निकलते हैं और उस वेस्टेज को बाहर निकालने में जो जो अंग हमारे मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोलते हैं। और वो अंग का जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। आपने कौन कौन सा ऑर्गन होता है ये भी जान लिया था, जैसे कि लंग होता है, स्किन यानी त्वचा होती है, और लंग, स्किन, किडनी और लीवर, ये सारे क्या है? उत्सर्जित अंग है। तो उन सारे चीजों के बारे में हम नहीं जानेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम जानेंगे बेसिकली किसके बारे में? किडनी के बारे में यानी वृक्क के बारे में। कल आपने जान लिया था कि वाटर फ्लो कैसे होता है हमारे बॉडी में। फिर इसके बाद आपने ये भी जान लिया था कि कौन कौन से अंग होते हैं हमारे किडनी के अंदर। यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है। जो बचा होगा वो इस वीडियो में हम जान लेंगे। दोस्तों, यहां तक कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यानी जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसके आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत करा गया है यानी क्लासिफाई करा गया है। जैसे वे जीव जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होते हैं यानी अमोनिया उनके लिए नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उस आधार पर क्या होता है कि उन्हें क्या कहा जाता है? अमीनोटेलिक बोला जाता है। क्लियर? यूरिया जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। जिसका यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं उसे यूरिकोटेलिक बोलते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गुआनिन अपने नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे निकालते हैं, उसे गुआनोटेलिक बोलते हैं। तो ये रहा उनके नाइट्रोजनस वेस्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन जीवों का। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि हम जो इंसान हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? यूरियोटेलिक में आते हैं। यानी हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिया है। तो अब हम जान लेते हैं यूरिया का कंपोजिशन यानी यूरिया के अंदर क्या क्या चीज पाए जाते हैं, यानी यूरिन के अंदर कौन कौन से चीज पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वह उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। दोस्तों, जो यूरिन होता है उसमें आपने यूरिन देखा ही होगा, ज्यादातर लोग करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि यूरिन कैसा होता है। यूरिन में 95% क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। बाकी जो 5% होते हैं, 5% होते हैं वो अदर्स होते हैं। 5% में ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें कुछ तो ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ उसमें कार्बन के कंपोनेंट पाए जाएंगे, और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब कि उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल ही न के बराबर होंगी। यदि हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन इत्यादि क्या पाए जाते हैं? ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पाए जाते हैं किसमें? यूरिन यानी पेशाब में। अब बात करें ऑर्गेनिक की तो इसमें आता है पहला यूरिया। इसका परसेंटेज की बात करें तो 2.6% पाया जाता है यूरिया, यानी 5% तो अदर है, उनमें 2.6% क्या है? यूरिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है यूरिक एसिड। इसकी संख्या कितनी होती है, यानी इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.4%। तीसरा क्या हो जाएगा? क्रिएटिनिन। ये भी क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो किसमें पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है।
तो क्लियर हो गया दोस्तों यूरिन का कंपोजिशन। यूरिन में 95% क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। जो 5% है उसमें अदर सब्सटेंसेस आ जाएंगे, अदर चीजें आ जाएंगी। अब उसमें ऑर्गेनिक भी आएगा और इनऑर्गेनिक भी आ जाएगा। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन के आयन वगैरह आ जाते हैं। जो ऑर्गेनिक होता है उसमें सबसे पहला आ जाएगा यूरिया, फिर यूरिक एसिड, और तीसरा क्या हो जाता है, क्रिएटिनिन हो जाता है। यदि इसके कंपोजिशन में कहीं भी उलटफेर हुआ तो जब यूरिन टेस्ट होता है तो ये कंपोजिशन पाया जाता है। यदि इस कंपोजिशन में कहीं भी उलटफेर हुआ तो डॉक्टर समझ लेता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे दिक्कत है। क्लियर है, इसको मिटा दे। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन को आपने समझ लिया, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं यूरिन यानी पेशाब के अंदर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है कि जैसे इंसान होते हैं तो इंसान की यानी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। तो फिलहाल में हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। इसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है और इस नेफ्रॉन की वजह से क्या क्या एक्टिविटी होती है नेफ्रॉन के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है दोस्तों। एक बार किडनी का डायग्राम पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे। ये समझने के लिए मैं बना रहा हूं आपको किडनी। दोस्तों एक नली होती है, एक पाइप होती है, ब्लड वेसल्स जिसे कहते हैं, और एक ब्लड वेसल्स ये होती है। इसको थोड़ी ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये दो चीजें हैं। जो अशुद्ध ब्लड होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा अधिक होती है, वह एक नली के माध्यम से, एक नस के माध्यम से, एक ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहाँ आता है, इस किडनी में आता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के आने का काम करता है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। इसमें वेस्टेज है, इस वाले नली में क्या है, वेस्टेज है, और वेस्टेज आती है हमारे किडनी के अंदर। किडनी क्या करता है, किडनी क्या करता है, ये जो किडनी होता है दोस्तों, किडनी इसको प्यूरिफाई करता है। क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद, मतलब प्यूरिफाई करने के बाद जो शुद्ध होता है यानी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड को शुद्ध करने के बाद कहाँ भेज देता है, इस नली में भेज देता है और पूरे बॉडी में छोड़ दिया जाता है। तो ये वाली जो नली होती है रीनल वेन, क्या बोलते हैं, रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो अशुद्ध रक्त लेकर के आता है किडनी में, और रीनल वेन जो शुद्ध रक्त लेकर के जाता है पूरे बॉडी में। ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर आपने जान लिया किडनी का। क्लियर है। ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं मेडुला, ये वाला जो भाग होता है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, और ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। इतना क्लियर है। इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके समझने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो ब्लड आता है तो वह कई भागों में, कई कैपिलरीज के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, डिवाइड हो जाता है यानी विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने के बाद प्रत्येक कैपिलरीज एक विशेष प्रकार के बैग में जाता है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम यही नेफ्रॉन करता है। कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। यही किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कौन, नेफ्रॉन। अब हम दोस्तों इससे इन सारे
पार्ट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इस नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में कहाँ पाया जाता है? किडनी के अंदर पाया जाता है। तो नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। इन सारी चीजों को मिटा दूं। ब्लड आया मतलब अशुद्ध ब्लड आया जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, किसकी मदद से आता है? रीनल आर्टरी की मदद से आता है। ठीक है। और यहां से डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज के फॉर्म में, यानी कोशिकत्व के फॉर्म में। और कैपिलरीज के फॉर्म में डिवाइड होकर के प्रत्येक कैपिलरीज पहुंचती कहां है? नेफ्रॉन के पास। और नेफ्रॉन क्या करता है? शुद्ध रक्त को अलग और अशुद्ध रक्त को अलग कर देता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वह यूरेटर के थ्रू कहां भेज दिया जाता है? यूरेनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। और शुद्ध रक्त को दोबारा रीनल वेन के माध्यम से बॉडी में यानी ब्लड में मिला दिया जाता है। तो सबसे जो छोटी इकाई है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड कौन लेके आता है? रीनल आर्टरी लेके आता है। रीनल आर्टरी से अशुद्ध रक्त आया और वो कई सारे कोशिकीय नलियों में टूट जाता है, यानी कई सारे छोटे छोटे नसों में फैल जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? ग्लेमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेमेरुलस। ध्यान देना। और यहीं पे ग्लेमेरुलस को पूरी तरह से कैप्चर करने का एक भाग काम करता है। इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। स्पेलिंग आप लोग देख लेना। फिर ये नसें आगे जाती हैं। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। जब भी मैं आपको कहूं ध्यान देना तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना है। अब ये नसें जो होती हैं छोटी छोटी पतली पतली, ये पहले तो जो आती है रीनल आर्टरी से जो आती है नसें, इसे कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्ट्रियोली। जब ये आगे बढ़ती है तो पतली हो जाती है और छोटे छोटे नसों में तब्दील हो जाती है। अब जब ये बाहर निकलती है तो जो इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, बहुत ही कम हो जाती है, पतली हो जाती है। जब ये बाहर निकलती है तो क्या होती है? पतली हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोली। ध्यान देना दोस्तों। ये जो बोमेन कैप्सूल होता है इसका फंक्शन क्या होता है ये भी जान लेंगे। अभी एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिग जैग ऐसे, इसे कहते हैं पीसीटी। काम क्या होता है वो भी समझेंगे। फिर इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, ऐसी संरचना। इसे ये वाली झूले की तरह की जो संरचना होती है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। दिखाई दे रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद आगे जाने के बाद फिर यह ऐसे जिगजैग लाइक संरचना बन जाती है, इसे बोलते हैं डीसीटी। अब फिर ये आगे बढ़ता है और ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, इस पोर्शन को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये रहा नेफ्रॉन के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना। ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ध्यान देना। अब हम इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक है। जो रीनल आर्टरी होता है, यहां से इम्प्योर ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वह आते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट आया और जिस नली के माध्यम से आता है उस नली को क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टियोली बोलते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टियोली,
क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सारी चीजें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है और प्लस उसमें प्योर ब्लड भी है। तो उन सारी चीजों को लाने के लिए इसकी जो डाया होती है वो मोटी होती है, आगे चल करके ये पतली छोटी छोटी नसों में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है और एक गुच्छे के फॉर्म में हो जाती है। इस गुच्छे के फॉर्म को क्या कहते हैं? ग्लेमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेमेरुलस। यहां से बहुत सारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और यूरिया, यूरिक एसिड, साथ ही में कुछ पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स भी क्या होती हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? बोमेन कैप्सूल के द्वारा। बचता है तो यहाँ पे सिर्फ कुछ प्रोटीन बचते हैं और ब्लड में मौजूद प्लाज्मा बचता है, यानी सारे चीजों को यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कुछ यूजफुल चीजें भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बोमेन कैप्सूल के द्वारा। अब ये इफरेंट आर्टियोली कहता है भाई हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा बाकी सारे कोशिकाओं को। तो इस वजह से होता क्या है, जो इफरेंट आर्टियोली होता है वह क्या करता है, कहता है भाई मैं तो लेके जाऊंगा अपने पोषक पदार्थों को। तो ये क्या करता है, इस पीसीटी के ऊपर पूरी तरह से एक गुच्छा बना लेता है, चारों तरफ एकदम अटैच फॉर्म में सारे जुड़े होते हैं। जुड़े होने का मतलब ये हुआ कि जो ये पीसीटी वाला भाग है, पीसीटी वाला भाग होता है, पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका फंक्शन क्या होता है पीसीटी का, ये जान लेते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं या फिल्टर्ड कर लिए गए हैं, किसके द्वारा? बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा, उनको दोबारा ब्लड में भेजने का काम करता है। तो जो इफरेंट आर्टियोली होती है, इनके चारों तरफ लिपटी होती है, ये क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जितने भी पोषक तत्व चले गए हैं किस वाले भाग में? पीसीटी वाले पोर्शन में, उनको एब्जॉर्ब करके रीएब्जॉर्ब करके किसमें भेज दिया जाता है? इफरेंट आर्टियोली में भेज दिया जाता है। यहाँ पे किसका काम होता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। बिल्कुल आराम से ध्यान देना, आराम से सीखने की कोशिश करना दोस्तों। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि ये फिगर है, ठीक है। ध्यान से फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन होगी लेकिन बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करवा देता हूं मैं। ब्लड आया, छोटे छोटे नसों में तब्दील हुआ, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा बोमेन कैप्सूल से क्या कर लिया जाता है? बहुत सारे पोषक तत्व और सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर लिया जाता है? फिल्टर्ड कर लिया जाता है। फिल्टर्ड करने के बाद जो इस वाले पोर्शन में जाता है, जब फिल्टर्ड जो केमिकल होता है इस वाले पोर्शन में, जिसे पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का फंक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। यहां से जो पोषक पदार्थ इस ट्यूब में आ गए हैं, पीसीटी में आ गए हैं, वहां पे उनका क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो किस में भेजा जाते हैं? इफरेंट आर्टियोली में भेज दिए जाते हैं। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ता है तो एक झूले की तरह संरचना बनाता है। इस झूले की तरह संरचना को क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। हालांकि हेनले वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार करा था, इस वजह से, यानी खोज करा था, तो इस वजह से इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी ये जो इफरेंट आर्टियोली होती है वह जाल की तरफ फैली होती है पूरी तरह से। यहां भी क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी पुनः अवशोषण का काम होता है। और पुनः अवशोषण होता है किसका है? पोषक पदार्थों का। अब आता है प्रोसेस डीसीटी, यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का काम क्या होता है? यह एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पे जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का जब काम होता रहता है,
तो उस कंडीशन में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में एंटर कर गए तो हमारे फिल्ट्रेशन का मतलब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। यानी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को दोबारा किस में ला जाता है? इस ट्रैक में ला जाता है, डीसीटी वाले पोर्शन में ला जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, यानी ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट चला गया है गलती से, उससे दोबारा किस में लाना? इस वाले ट्रैक तो यानी डक्ट में लाना, तो वो प्रोसेस कहलाता है सिक्रेशन। क्या कहलाता है? सिक्रेशन कहलाता है। तो वो क्या हो गया? डीसीटी वाले पोर्शन में खत्म हो गया ये काम। फिर इसके बाद जो वेस्टेज होता है कलेक्टिंग डक्ट में सारी जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी इधर से भी आएगा वेस्टेज, इधर से भी वेस्टेज जाएगा, इधर से भी वेस्टेज जाएगा, और यहाँ कलेक्ट होकर के कहाँ जाएंगे? रीनल पेल्विस में जाएंगे। रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाएंगे, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।